channel BioSchool. I'm your educator Himani. This is the 13th lecture of the lecture series Biomolecules. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंजाइम्स का फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द एंजाइम्स एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी रिएक्शन फॉर एग्जांपल ए प्लस बी is converting to C plus D. ओके ये रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स लेती है कंप्लीट करने के लिए, पर इसमें अगर एंजाइम डाला जाए तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर में कंप्लीट करती है। तो एंजाइम ऐसा क्या काम करती है कि जिसकी वजह से ये 5 आवर्स का रिएक्शन 1 आवर्स में कंप्लीट होता है, वो आज हम देखेंगे। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। हेंस enzyme, that is the protein with three-dimensional structure including an active sites, convert a substrate S into a product P. Symbolically, this can be depicted as E plus S gives ES and equals to give EP and then it gives E plus. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंजाइम्स के पास कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये है एक्टिव साइट। ओके, एंड ये एक्टिव साइट्स में क्या बाइंड होता है? सबस्ट्रेट बाइंड होता है। ओके, जब ये एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो ये एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ओके, बॉन्ड ब्रेक कर देता है एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है, तब जाके ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो जब ई सबसे पहले जो ई एंजाइम है इसके एक्टिव साइट पे एस बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो हमको मिलेगा ई एस, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ई एस कॉम्प्लेक्स। एंड बाद में जब ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ई एंड एस के बीच में जो बॉन्ड है, एस का जो बॉन्ड है वो एंजाइम ब्रेक करेगा एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जो एस है वो पी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तब ये ई पी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड बाद में ये ईपी कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो जाएगा, एंजाइम अलग चला जाएगा एंड पी अलग चला जाएगा। मैंने ये एक और बात मेंशन की थी कि एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। ओके, एंजाइम सिर्फ अपना काम कर देता है एंड निकल जाता है, पर वो कंज्यूम नहीं होता है। द सबस्ट्रेट एज हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इज एक्टिव साइट्स। ये बात मैंने डिस्कस की थी कि एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट को बाइंड करना होता है विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। एक्टिव साइट मतलब ही पॉकेट होता है या फिर क्लेफ्ट होता है, या फिर ये जो एंजाइम है, ये जो हमको ये पॉकेट दिख रहा है या फिर ये जो क्लेफ्ट दिख रहा है, यही होता है एक्टिव साइट्स। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट्स, देयर इज दस ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ईएस कॉम्प्लेक्स। ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम। ओके, जब ये ई, जब सब फॉर एग्जांपल सपोज ये एंजाइम है एंड इसके पास ये अगर सबस्ट्रेट आया तो इसको ये बाइंड करना होगा, सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करना होगा एक्टिव साइट में, तब जाके ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फेनोमेनन, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो ट्रांजिएंट फेनोमेनन होता है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called as transition state structure is formed. कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तब एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब ई एस के साथ बाइंड हो जाता है तब ये एक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। यही बात मैंने बोली थी कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड होते हैं तब ये इनके बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में सबसे पहले जो भी करंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। न्यू बॉन्ड फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट बनता है। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। यही बात बोली थी कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड मेकिंग होता है, तब जाके जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है एंड ये प्रोडक्ट के पास फिर न्यू बॉन्ड आएंगे, क्योंकि इसके जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे एंड इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तभी सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। कि जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तब कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब इनके बीच में एक स्टेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट आता है। अभी कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है
तब ये किसी किसी रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, किसी किसी रिएक्शन में ये दो ट्रांजिशन स्टेट आएंगे। ओके, किसी केस में तीन भी आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन क्या हो रहा है। पर ट्रांजिशन स्टेट पक्का आएगा। पक्का किसके बीच में आएगा? ये सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में, ये जो टाइम है इन टाइम के बीच में ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगा। अब ये क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है ओके ये स्टेबल नहीं है, बल्कि सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट क्या है, ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ओके, ये स्टेबल होता है। तो कोई भी कंपाउंड, अब हम ह्यूमंस को ही देख लो कि हम ह्यूमंस को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वैसे ही मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? ओके, तो जब ये स्टेबल सबस्ट्रेट ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तब ये अनस्टेबल रहेगा। ओके, तब ये अनस्टेबल ट्रांजिशन जो स्टेट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट उसको होना ही होगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है एंड अनस्टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अनस्टेबल जो भी सब्सटेंस होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब जाके ये अनस्टेबल फिर से स्टेबिलिटी गेन करेगा प्रोडक्ट बन के। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द और द स्ट्रक्चर। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन of the structural formation transformation or the state to the transition state. The energy level difference between S and P. If P is at the lower level than S, the reaction is the exothermic reaction. One need not supply energy by heating in order to form the product. अभी इसमें क्या बोला है कि y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है। ओके, y एक्सिस पे हमको क्या दिया है? एनर्जी दिया है एंड x एक्सिस पे हमको प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन दिया है, मतलब टाइम दिया है। ओके, अभी यहाँ पे इस लेवल पे सबस्ट्रेट है, इस लेवल पे सबस्ट्रेट है एंड इस लेवल पे प्रोडक्ट है। ओके, उस लेवल पे सबस्ट्रेट है, इस लेवल पे प्रोडक्ट है। तो मैंने जैसे बोला था कि सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा जो कि अनस्टेबल रहेगा। तो क्या होता है कि जब रिएक्शन कैरी आउट होता है, जब एंजाइम डालने के बाद रिएक्शन कैरी आउट होता है, तब ये क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट जाएगा, ओके, कन्वर्ट होते 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 जाएगा, यहाँ पे बनेगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ तक आने तक। फिर ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि इसके बीच में बॉन्ड का ब्रेक होगा, मेकिंग होगा, ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड होगा। फिर ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब ये ब्रेकिंग मेकिंग बन जाएगा, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बन जाएगा, तब ये फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी लेवल, लाइक एनर्जी गैप है। ओके, इतना एनर्जी का गैप है, एनर्जी का गैप है, इतना एनर्जी का गैप है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब सबसेट हाई लेवल पे है एंड प्रोडक्ट लो लेवल पे है, तो ये क्या हो रहा है कि सबसेट के हाई लेवल से प्रोडक्ट के लो एनर्जी लेवल तक जा रहा है। तब इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर जाना, आउटसाइड, एंड थर्मिक मतलब टेम्परेचर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब ये बाहर एनर्जी रिलीज कर देता है, ये ऐसे बाहर एनर्जी रिलीज कर देता है। पर वही अगर सबस्ट्रेट लो लेवल पे है, अगर सबस्ट्रेट लो लेवल पे है एंड ये प्रोडक्ट हाई लेवल पे है, तो क्या होगा कि ये एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब इसको एनर्जी देनी होगी बाहर से। तो यही ग्राफ कैसे होगा कि जैसे ये एक ग्राफ हुआ। ओके, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एंड ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। ये इनका एनर्जी लेवल है, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है एंड ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसका एनर्जी लेवल लो है एंड प्रोडक्ट का हाई है। तो इसमें क्या होगा कि हमको बाहर से टेम्परेचर सप्लाई करना होगा ताकि वो पर्टिकुलर रिएक्शन कैरी आउट करें। तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और energy requiring state, the S has to go through a much high energy state or transition state. The difference in the average energy content of S from that of transition state is called as activation energy. अभी कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो एंडोथर्मिक हो, ओके, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन हो, सबसेट को थोड़ा बहुत एनर्जी लगता ही है ट्रांजिशन स्टेट जाने में, थोड़ी बहुत एनर्जी लगती ही है ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए।
ओके। लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा लगती है सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन एक्टिव करने के लिए। ओके, रिएक्शन रिएक्शन शुड बी एक्टिवेटेड। तो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमको उसको एक्टिवेट करना होगा। ओके, एक्टिवेट करने को हमको एनर्जी लगेगी, और जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो भी एनर्जी हमको लगती है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर सवाल ये आता है कि एंजाइम ऐसा क्या करता है। ओके, अभी जैसे ये ग्राफ में हम लोग देखते हैं, ये जो रेड वाला है, रेड वाला ग्राफ, वो विदाउट एनर्जी विदाउट एंजाइम लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये रेड वाले ग्राफ को लगता था 5 आवर्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे और एक ग्राफ है वो पिंक वाला, अब ये पिंक वाले को लगता है सिर्फ 1 आवर। तो एंजाइम क्या करता है बेसिकली, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो जब एंजाइम नहीं था तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही लग रही थी, ठीक है, इतनी लग रही थी। पर जैसे ही हमने एंजाइम डाले तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लगेगी। ओके, अब यहाँ पे जैसे एक्टिव कोई भी रिएक्शन एक्टिव करने के लिए इसको अगर 2 आवर्स लग रहे होंगे एक्टिव करने के लिए ही। ओके, कोई भी रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए टाइम लगता है। तो विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन एक्टिव करने के लिए अगर 2 आवर्स लगते हैं तो वही एंजाइम क्या करता है, एक्टिव करने के लिए शायद से सिर्फ 15 मिनट्स ले। अब ये रिएक्शन अगर एंजाइम 15 मिनट्स लगा रहा है कोई भी रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन जल्दी होगा। ओके, ये जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाएगा एंड जल्दी जल्दी ये जो सबसेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड यही इसमें एंजाइम नहीं है इसलिए ये 5 आवर्स ले रहा है, क्योंकि 2 आवर्स तो पूरा उसको एक्टिव करने में ही जा रहा है। इसलिए विदाउट जो एंजाइम है उसको ज़्यादा टाइम लगता है रिएक्शन कैरी आउट करने में, एंड एंजाइम और जो रिएक्शन में हमने एंजाइम ऐड किया है उसको कम टाइम लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन को फास्ट कैरी आउट करने में हेल्प होता है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन इस एनर्जी किसको कहते हैं कि ये जो सबसेट का लेवल है एंड ये ट्रांजिशन स्टेट का जो लेवल है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Enzyme eventually bring down this energy barrier making the transition of S to P more easy। अब ये कैसे more easy किया था, more easy किया था इसी की वजह से कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही है। तो यही हमने देखा कि एंजाइम कैसे क्या रिएक्शन को जल्दी जल्दी कैरी आउट करता है, कौन से स्टेट आते हैं, हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा एंड आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए, साथ ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।